हेलो। बैंकिंग एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, सेंटेंस ऑर्डरिंग। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंसेस जो हैं, अब जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे 6 सेंटेंसेस हैव बीन गिवन इन रैंडम ऑर्डर। सेंटेंसेस दी गई हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वाक्य जो क्रम से नहीं लगाई गई हैं। दे आर लेबल्ड A, B, C, D, E and F। आप देखोगे एक एक सेंटेंस को नाम दिया गया है A, B, C, D, E और F। आपको करना क्या है? अरेंज देम इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर such that a meaningful and coherent paragraph is formed। बिकॉज अभी जो है वो क्रम से नहीं है, तो आप पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या पढ़ रहे हो, उसमें वो ऑर्डर नहीं है। तो आपको उसको नियमित ढंग से लगाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, सेकेंड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, ऐसे क्रम से लगा कर आपको उस एक नियमित एक पैराग्राफ बनाना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि पहले आप पूरा ज़रा पढ़ के देखें ताकि आपको पता चले कि किस विषय के बारे में है ये पैराग्राफ, ये सेंटेंसेस, और फिर हमको उसे क्रम से जो है वो लगाना है, तो वो आसानी हो जाता है उसमें। आपको मालूम होगा कि जब आप एसेज करते हो, जो भी लिखते हो, निबंध लिखते हो, तो बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है, उसके बहुत सारे उसके रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और एंड में जाके हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं, निष्कर्ष क्या है। उसी प्रकार से पैराग्राफ में भी हमें वही करना है। पहला सेंटेंस जो है हमेशा वो इंट्रोडक्टरी होता है, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, कि वो टॉपिक के बारे में उसका मेन जो उसका पॉइंट है कि किसके बारे में ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ है, वो दर्शाता है टॉपिक सेंटेंस, पहला सेंटेंस। फिर उसके बारे में उसकी परिभाषा या उसके बारे संबंध में कुछ दिया जाता है। फिर उसके डिटेल्स जो होते हैं, गुण दोष हो सकता है, जो भी है वो दिया जाता है, और लास्ट में हम जो है कंक्लूड करते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हैं। तो वो पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया, और हमारा पूरा फ्लो जो होता है थॉट का, सोचने का जो हमारी जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ समाप्त हो जाती। तो वही हमको करना है। तो पहले हम इसको जैसे दिया है उसको पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि ये विषय क्या है। पहला सेंटेंस देखिए, ए, अनफॉर्चुनेटली द फास्ट डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज has not only adversely affected nature's biodiversity but also driven wild animals towards human settlements in their desperate need for food। क्या समझ में आया इसमें? तो इसमें ये लिखा है, पहले ही अनफॉर्चुनेटली लिखा था, भी कुछ कोई ऐसा चीज़ जो ठीक नहीं है या बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है? द फास्ट डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट है, जो हमारी वन है, वो जो है वो कम होती जा रही है, उनकी संख्या जो है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ है? इट हैज़ नॉट ओनली एडवर्सली अफेक्टेड नेचर्स बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या है कि आप एक जंगल या कोई वन की आप कल्पना करो, तो उसमें इतने सारे पेड़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, सो मेनी थिंग्स, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पूरा एक संसार ही है उसके अंदर। तो ये जो है वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है जब हम पेड़ काटते हैं। तो और दूसरा क्या हुआ है उसका? अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ ड्रिवन वाइल्ड एनिमल्स टूवर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, कि जो पशु हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ मनुष्य रहते हैं उसकी ओर आ जाते हैं। तो जो बॉर्डर में, जंगलों के पास में जो रहते हैं लोग बाग, तो वहाँ चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पेड़ जो है हम काट रहे हैं, तो उनके लिए जो भोजन है वो उसकी कमी हो रही है, तो वो जहाँ भी मिलता है वहाँ चले जाते हैं। तो ये था आपका एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो इसमें दिया गया है। तो आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये जंगलों के बारे में है, वनों के बारे में, स्पेशली फॉरेस्ट के बारे में है, और पेड़ काटने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताया गया है एक सेंटेंस में। अब दूसरा सेंटेंस क्या है?
B. One of the most critical issues pertaining to the use of land is deforestation. क्या कहा है, इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल इश्यूज का मतलब क्या है? सबसे सीरियस, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसके बारे में? भूमि के बारे में, भूमि के प्रयोग, जो धरती है उसके प्रयोग के बारे में जो है, उसके संबंध में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये आप पढ़ोगे कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज, तो आपको पता लग जाता है कि ये किसी चीज़ की शुरुआत है। तो हो सकता है ये पैराग्राफ में पहला जो पॉइंट है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। तीसरा क्या है सेंटेंस इसमें? सी, मैन विथ ए सुपीरियर मेंटल एबिलिटीज मस्ट अर्जेंटली डिवाइस वेज टू सेटिस्फाई हिज इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स without encroaching on the natural habitat of other living beings। तो इसमें क्या कहा गया है? मनुष्य जाति होके लिया है, इसको सिंगुलर होके लिया है, विथ ए सुपीरियर मेंटल एबिलिटीज़। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य की जो दिमाग है बहुत तेज़ है, बहुत क्षमता है उसमें। तो उस क्षमता के कारण क्या करना चाहिए मनुष्य को? मस्ट अर्जेंटली डिवाइस वेज, ऐसे तरीके निकालने चाहिए टू सेटिस्फाई हिज इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज मनुष्यों की जो आवश्यकताएं वो तो बढ़ती जा रही हैं, तो उसको पूर्ण करने का जो तरीका है ऐसे निकालना चाहिए, विदाउट एनक्रोचिंग ऑन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अदर लिविंग बींग्स, कि मनुष्य के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु जो हैं कहाँ हैं? जंगल में होंगे। तो हम जब हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं तो हमें दूसरे जीव जंतु का जो है उनके स्थान पर हमें एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने ही स्थान में हमको हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाने का प्रयास करना है। तो ये क्या कर सकता है मनुष्य, उसके बारे में बताया गया, हमें सोल्यूशन बताया है यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? Deforestation means the cutting of trees in a forest leading to a decline in forest cover। तो देखिए आपने एक सेंटेंस पढ़ा था बी, जिसमें बताया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डिफॉरेस्टेशन के बारे में है। अब यहाँ बताया गया है डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग बताया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, कि ये जो मनुष्य और प्रकृति या दूसरे जो प्राणी हैं उनके बीच का जो संघर्ष है वो हमें पूर्ण करना है, संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट सेंटेंस है, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इसमें लास्ट सेंटेंस में क्या बताया गया है कि क्यों काटते हैं हम पेड़ों को? इसलिए काटते हैं बिकॉज मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो हाउसिंग के लिए हो, घरों के लिए हो, एग्रीकल्चर कृषि करने के लिए हो, ग्रेजिंग के लिए, जब पशु होते हैं तो उनको उनके खाने के लिए, इंडस्ट्री है हमारी, वुड इंडस्ट्री होता है, तो उसके लिए क्यों हम काटते हैं पेड़ों को। तो ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है? डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो एक बार आपको जब भी ये दिया गया इस टाइप का प्रश्न, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए पूरा, ताकि आपको पता चले कि इसमें दिया क्या है। अब हम इसको क्रम से लगाते हैं। तो जैसे बोला, पहला सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, जो विषय को इंट्रोड्यूस करता है उसको पहले पेश करता है। तो कौन सा है पहला सेंटेंस, आपको कैसे लगा? सेंटेंस बी देखिए आप, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू द यूज ऑफ लैंड इज डिफॉरेस्टेशन। तो हम क्या करते हैं, उसको हम नंबर दे देते हैं 1, मतलब ये पहला सेंटेंस होना चाहिए। बिकॉज ये जो दिए हैं वो क्रम से नहीं है, हमको क्रम से करना है। तो ये हम उसको पहला सेंटेंस बना सकते हैं कि ये होना चाहिए पहला सेंटेंस, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है हमको कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है, द यूज ऑफ लैंड, उसके बारे में जो मोस्ट क्रिटिकल इशू है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है, अब उसका डेफिनेशन कहाँ समझाया गया है। तो अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए, आप सेंटेंस डी देखिए,
Deforestation means the cutting of trees in a forest leading to a decline in forest cover. तो पहले सेंटेंस में डिफॉरेस्टेशन वर्ड जो है शब्द उसको पेश किया गया है और सेकेंड सेंटेंस में डिफॉरेस्टेशन का अर्थ बताया गया है कि उसका मतलब है पेड़ों को काटना और इसके कारण क्या होता है, जो वन है फॉरेस्ट कवर जो है भूमि पर वो कम होता जाता है। अब तीसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए कि जब आप पेड़ काटते हो तो अगला हम क्या सोचेंगे, पेड़ क्यों काटा जाता है। तो आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कायदे से क्या होना चाहिए, आप एफ देखिए, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन फॉर हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, इंडस्ट्री। तो हमने डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए हमको कि ये क्यों काटते हैं, क्यों होता है ऐसा, तो हम उसको नंबर दे सकते हैं 3। अब ये तो बता दिया कि क्यों काटते हैं, अब काटते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए हमको उसका प्रभाव अब देखना है, डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव। तो प्रभाव कहाँ मिलेगा आपको, आपको मिलता है, आप ए में जाइए। Unfortunately, the fast depletion of forest resources has not only adversely affected nature's biodiversity, but also driven wild animals towards human settlements in the desperate need for food. तो उसका पूरा प्रभाव दिखाया गया है कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब ही पता है कि ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि हम जब पेड़ काटते जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक तो बायोडाइवर्सिटी नेचर की जो है, इतने सारे वहाँ जो है जीव जंतु और सब रहते हैं उनका वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो मनुष्यों के एरिया में आने लगते हैं। तो हम उसको दे देते हैं अगला नंबर। अगला नंबर क्या है 4। तो हमको क्रम से देखिए 1, 2, 3, 4 सेंटेंस मिल गया। अब हमको चाहिए 5th सेंटेंस। अब करना क्या है, प्रॉब्लम मालूम है, सोल्यूशन ढूंढना है। तो सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है तो ये कौन सा सेंटेंस बताता है, आप सेंटेंस ई देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, कि हमें ये जो संघर्ष है प्रकृति और मनुष्य के बीच उसको हमें सुलझाना है। अब 5 हो गए, अब आखिरी बचा लास्ट वाला। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए कि जो बताए ठीक है अब करना क्या है, प्रॉब्लम समझ में आ गया, क्यों है ये प्रॉब्लम, इससे क्या होता है। अब ये हमने देख लिया कि नहीं हमको सुझाव तो ढूंढना है, तो एंड में हमारे को एक सोल्यूशन निकालना है, कंक्लूजन देना है। तो लास्ट कंक्लूजन क्या है, मैन विथ सुपीरियर मेंटल एबिलिटीज must urgently devise ways to satisfy his increasing requirements without encroaching on the natural habitat of other living beings। तो क्या है, मनुष्य जो है जिसके पास बहुत मानसिक शक्ति है, एबिलिटी है, क्षमता है, उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए अपना अलग से जो है तरीका ढूंढना है और बाकी जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूडिंग लास्ट सेंटेंस। अब देखिए हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने लगा दिया। क्यों, कैसे लगाया, पढ़ के देखा और फिर क्रम से लगाया। पहले टॉपिक वाला सेंटेंस, फिर उसके रिलेटेड एक के बाद एक डेफिनेशन आ गया, क्यों होता है ये, उसके प्रभाव क्या होते हैं, तो क्या करना चाहिए, और लास्ट में हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस लगा दिया। तो अब ये हमारा पैराग्राफ सही हो गया। तो एक बार जब आप इसको क्रम से लगा दो, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाती हैं, उसके आंसर्स जो हैं बहुत इजी हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन पर तो हम अभी आए हैं। Which among these statements will be the third sentence of the para after rearrangement? कि एक बार आपने यदि इसको क्रम से लगा दिया है, प्रॉपर पैराग्राफ बना दिया है, तो उसमें तीसरा सेंटेंस कौन सा होगा। अब तीसरा तो हमने यहाँ नंबर दे रखा है, कौन सा है, एफ है। तो एफ है हमारा आंसर। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, एफ को छोड़ दीजिए, ये भी नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, एफ। बस हमने लगा दिया ना, तो इतना आसान है अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्रम के बाद, क्रम में सेंटेंस को लगाने के बाद आखिरी सेंटेंस कौन सा होगा। आखिरी मतलब 6th वाला, वो कौन सा है, सी। तो सी हमारा आंसर है। तो ये ई भी गलत है, ए भी गलत है, एफ भी गलत है, डी भी गलत है,
और हमारा आंसर हो गया सी, ऑप्शन बी सी जो है। और इसको बिकॉज ये आखिरी है तो इसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्या है, विच स्टेटमेंट विल बी द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैरा, दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा। तो नंबर देखिए कहाँ हमने 2 लगाया है, हमने लगाया है डी पर, तो डी है हमारा आंसर, तो ये भी ठीक नहीं है, ई भी ठीक नहीं है, एफ भी ठीक नहीं है, ए भी ठीक नहीं है, आंसर है हमारा डी, ऑप्शन डी, डी जो है। और नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट विल बी द फिफ्थ सेंटेंस ऑफ द पैरा आफ्टर रीअरेंजमेंट, क्रम से लगाने के बाद पैराग्राफ का फिफ्थ वाला सेंटेंस, तो फिफ्थ नंबर कहाँ लगाया हमने, ई पर लगाया है, तो बाकी सब आप छोड़ सकते हो, तो सी भी नहीं चाहिए, ए भी नहीं, डी भी नहीं, बी भी नहीं, हमने छोड़ दिया ई को, तो ई है हमारा आंसर, आंसर इज बी, ऑप्शन ई। अब ये देखिए कितने जल्दी जल्दी हो गया, एक बार हमने क्रम लगा दिया तो ये कितने आसानी से हमारा ये हो गया है। एक और क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा आफ्टर रीअरेंजमेंट, क्रम से लगाने के बाद इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस कौन सा होगा, पहला कौन सा है, 1 हमने किस पे लगाया है, बी पे लगाया है, तो बी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो बाकी हम सब काट सकते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ हो गया बी, ऑप्शन सी है, पैराग्राफ बी है, which is also called the introductory sentence or topic sentence। तो इसलिए हमने अभी ये जो आपने वीडियो देखा है तो उसमें क्या सीखा आपने, आपने देखा कि सेंटेंसेस जब दिए जाते हैं और वो क्रम से नहीं है तो आप कैसे उसको पढ़ते हो, यू हैव लर्न हाउ टू रीड, और फिर उसको अरेंज देम इन लॉजिकल प्रोग्रेशन, उसको कैसे सीक्वेंस से, क्रम से, नियमित ढंग से आप उसको सजा सकते हो टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ऐसा पैराग्राफ जो हमको समझ में आए, बिकॉज ये मिक्स करके डालो ना तो समझ में नहीं आता है, तो ये ठीक से लगाने से ही हमको वो पूरा ठीक से समझ में आता है। और आपने ये भी देखा कि हमेशा जब इस प्रकार की पैराग्राफ्स दी जाती है, केवल एक पैराग्राफ, तो पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस, जो टॉपिक के बारे में जो इंट्रोडक्शन देता है, और लास्ट जो सेंटेंस होता है वो कंक्लूड करता है, तो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, तो वो देखने से ही हमको पता लग जाता है कि हाँ ये पहला है जिसने टॉपिक बताया, फिर बाकी क्रम से उसकी चीज़ें आई और लास्ट में हमने कंक्लूड किया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रेप एंड प्रैक्टिस सेशंस, सब्सक्राइब टू टीच यार।